नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपके सुपरिचित कर्नल RSN सिंह साहब जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। आपके आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, 40-42 दिन तक ये युद्ध चलता रहा खाड़ी में, खास तौर से इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर और ईरान की तरफ से जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर अटैक होते रहे। अब होर्मुज को लेकर के तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के रस्साकसी चल रही है। अभी अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी थी अपनी तरफ से, लेकिन 24-36 घंटे में उसको नाकेबंदी हटानी पड़ी। लेकिन इसमें कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। ये एक तरफा कार्रवाई चल रही है, दो तरफा कार्रवाई चल रही है, या जो ईरान के मित्र समझे जाते हैं और जिनके हित भी, आर्थिक हित भी प्रभावित हुए हैं, चीन और रूस, उनकी भी कोई भूमिका आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ऐसा तो नहीं हुआ है कि उन्होंने नाकाबंदी हटा दी है, क्योंकि मैं तो हर मिनट अपडेट लेता रहता हूं इसका। और वो नाकाबंदी हटने की भी चीज नहीं है। जिस तरह की जो मूवमेंट्स हो रहे हैं दुनिया भर में, माइन स्वीपर्स के, एम्फीबियस शिप्स के और बाकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, ये नाकाबंदी होर्मुज के खिलाफ नहीं है। ये होर्मुज की नाकाबंदी नहीं है। ये जो ईरान के जो पोर्ट्स हैं उसको ब्लॉकेट किया गया है कि ईरान के तरफ कोई जहाज नहीं जाएगा उसके पोर्ट्स पे, और वहां से कोई जहाज को आने नहीं दिया जाएगा। बाकी तो जो ये वाला जो रूट है, अगर आप यूएई ले लें तो यूएई से फिर ओमान, मतलब वो वाले इस तरफ पर्शियन गल्फ के इस वाले कोस्ट लाइन्स को अगर मैं बात कर रहा हूँ, और फिर ओमान से फिर यूएई, वो वाला रूट तो खुला हुआ है। उसमें चाइनीज शिप्स भी आ जा सकती हैं, और चाइनीज शिप्स का उसमें कोई आने जाने का प्रतिबंध नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि इसके बारे में बाद में भी चर्चा होगी कि 11 से 13% ऑफिशियल रूप से चाइना तेल लेता है ईरान से। और कुछ शैडो फ्लीट्स हैं, कितना उसका उनकी संख्या होती है, कितना, उसके बारे में बहुत सारी अटकलें, लेकिन शैडो फ्लीट्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी 39% जो चाइना का इंपोर्ट्स है वो बाकी गल्फ कंट्रीज से, यूएई से है और बाकी सऊदी अरेबिया से है। तो उस पर कोई रोक नहीं। अब इसका क्या असर पड़ेगा, और असर तो पड़ रहा है। असर इस तरह से पड़ रहा है कि आज आपने खबरों में देखा होगा कि आसिफ मुनीर एक पूरी टीम लेके तेहरान में गए। और वो क्यों गए? ये जो सीज फायर की बात हो रही है, ये सीज फायर एक पॉज है। और इस पॉज से किसको ज्यादा फायदा हो रहा है? इस पॉज से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि वो उसके कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। बड़ी कार्रवाई के पहले कुछ मूवमेंट्स जरूरी थे, वो सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। और एक एयरक्राफ्ट करियर ग्रुप अब्राहम लिंकन वहां पे है। दूसरा जो जॉर्ज बुश है, वो नामीबिया में था, वो केप ऑफ गुड होप होके वो आ रहा है उधर से, केप ऑफ गुड होप होके आ रहा है। इसका मतलब है कि उसने रेड सी और स्वेज कैनाल और रेड सी का रूट इसलिए शायद ना लिया हो, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी कि हो सकता है ईरानियंस ने हुतीज को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इसलिए एक लंबा रूट लेके आ रहा है। और ठीक उसी के ऊपर में जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड है, वो करियर ग्रुप ऊपर खड़ी है बिल्कुल मेडिटेरेनियन में, स्वेज के ऊपर में। वो भी ये वाला रूट अभी नहीं ले रही है।
तो कुल मिला के, और इधर से आपके साउथ ईस्ट एशिया, ये आपके मलेशिया वगैरह से, उधर से जापान से ये कुछ एम्फीबियस वॉरफेयर के भी शिप्स गए हैं, और कुछ माइन वॉरफेयर के भी शिप्स गए हैं। तो इतना बड़ा जब जखीरा जब जा रहा है, तो अ, जो एक चीज तो जाहिर की, मतलब ये इनका ये दृढ़ निश्चय है इस पर, और कोई इसको नहीं ये कर सकता। स्टेक्स बहुत हाई है। स्टेक्स इसलिए हाई है कि एक बार ब्लॉकेड लगा दिया इन्होंने, तो अगर ब्लॉकेड लगाने के बाद, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं एक बात कह रहा हूं कि एक चाइनीज शिप आती है और वो ब्लॉकेड को नजरअंदाज करते हुए वो आगे निकल जाती, कहती जो करना है कर लो, और मान लीजिए कि अमेरिकन ब्लिंक करते हैं, तो अमेरिका एज अ पावर, एज अ रीजनल पावर, और एक एज अ सुपर पावर, उसका खात्मा हो जाता है उस स्टेटस का। क्योंकि अगर आप जब ब्लिंक करेंगे तो आपको दुनिया में सारी जगह ब्लिंक करना पड़ेगा। फिर आप साउथ चाइना सी में भी ब्लिंक करेंगे, फिर ताइवान स्ट्रेट में ब्लिंक करेंगे, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में ब्लिंक करेंगे, सभी जगह आप ब्लिंक करते रहे तो आपको खत्म हो गया। तो दे आर वेरी डिटर्मिन्ड। और ऐसा नहीं था कि इनको अंदेशा नहीं था, ये मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत दिन से इसकी तैयारी हो रही थी। जी जी। तो है क्या, ये मैं बताऊंगा आपको कि अ, ईरान के लिए भी, अगर ईरान के लिए भी एक बहुत ही एक मैं क्या कहूं, आर्थिक रूप से एक बहुत ही उनके लिए ये प्रेसिंग इम्पेरेटिव है कि जो होर्मुज, जो उनके पोर्ट्स जो है वो खुले, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। वो आपको भूखे इन द सेंस कि उनका मेन 80 से 90% उनका जो रेवेन्यूज है वो ऑयल से आता है। ऑयल खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म है, और वो स्थिति वहां पहुंच चुकी है। और आर्थिक स्थिति तो आपको मालूम है कि जब पिछले साल वहां प्रोटेस्ट हुए थे, तो प्रोटेस्ट राजनीतिक कारणों से ज्यादा आर्थिक कारणों से हुए थे, जब लोग सड़कों पे आए थे। और आज भी मैं 2 सोर्सेज से चेक किया कि तेहरान में कई जगह लोग अपने सिलेंडर्स को बॉम्ब बना के आईआरजीसी को टारगेट कर रहे हैं, वो तेहरान के अंदर में। और उनका जो कोई जनरल है वो कह रहा है कि ये नमक हराम लोग हैं, अपने ही लोगों को ब्लेम कर रहा है, वो जो भी है वो ब्लेम कर रहा है। तो एक्सप्लोजन हुए हैं वहां पे हो रहे हैं, और उसमें आईआरजीसी मेन टारगेट है। लेकिन सबसे अहम बात आपके दर्शकों को मैं ये बता दूं कि देखिए क्या है, आसिफ मुनीर क्यों गया। अ, जब ये बात हुई 21 घंटे की वहां इस्लामाबाद में, तो पहली बात तो उनके तरफ से 100 लोगों का डेलीगेशन आया था। जी उस 100 लोगों के डेलीगेशन, इतने हैवी डेलीगेशन को भेजने का मतलब ही ये था कि वो रेजीम जो है, आपको तो मालूम है, वो पैरानॉइड रेजीम है। एक ईरान की आर्मी है, एक रेजिम की अपनी एक ईरान की मिलिट्री है, एक उनकी अपनी मिलिट्री है जिसको आईआरजीसी बोलते हैं। तो पैरानॉइड होते, इसीलिए एक दूसरे पर चेक रखने के लिए एक इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल उन्होंने भेजा। अब है क्या कि जब ये बातचीत हो रही थी, तो जैसी खबरें आ रही थी, ऐसा नहीं था कि ईरानियन के तरफ से काफी क्लाइम डाउन भी था। और आपको मालूम है कि उनके जो 3-4 शर्तें थी अमेरिका की, एक यूरेनियम एनरिचमेंट को लेके, एक प्रॉक्सिस को लेके, अ, ये, और होर्मुज, ऑफ कोर्स होर्मुज को लेके। बाकी मैंने सुना है, जैसा मैंने मुझे ज्ञात हुआ है कि मिसाइल्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। वो एक तरह का जी। कंसेशन वो उनको दे रहे थे। अ, लेकिन क्या होता है कि ये जो जेडी वैंस थे, वो तो कोई कोई 1 दर्जन बार उन्होंने बात किया, बीच बीच में उठते थे जाकर, ट्रंप से वो मशवरा करते थे, लेकिन ये नहीं कर पाते थे। अब इनको ये डर था कि यहां से कम्युनिकेशन हम करेंगे
तो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या चेन ऑफ कमांड है, क्या स्टेटस है, मुजतबा का क्या स्टेटस है, कौन डिसीजन ले रहा है। ये भी डर होगा कि कोई टारगेट ना कर ले। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं यहां पर, क्योंकि हमको अभी कोई मतलब हमारे पास अथॉरिटी नहीं हमको दिया गया है जी। हमको। तो एक तरह से वो बिल्कुल वो टेरिफाइड थे अपने ही लीडरशिप से जो वहां ईरान में बैठी हुई है। तो वो चुप वहां से वो चले गए, और जाते वक्त भी बड़े नाटकीय ढंग से वहां से वो गए हैं, एयरक्राफ्ट बदल बदल के, गाड़ियां बदल बदल के, कि कोई टारगेट ना कर ले। तो ऐसे में हुआ क्या है कि आसिम मुनीर जो है वो वहां के फाइनल अथॉरिटी से, जो एक्चुअली जो लोग हैं उनसे वो बातचीत करने वो गया है। और जिस तरह के हालात बन गए हैं उससे ये मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है इसमें, क्योंकि ईरान के लिए, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। दे आर इन अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन। उनका आखिरी दाव था ये हॉर्मुज वाली, और वो हॉर्मुज का भी, उसका भी तोड़, इन्होंने तो सोचा था कि उसका तोड़ नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, ये आपके दर्शकों को के साथ मैं ये शेयर कर सकता हूं कि हम कभी ये ना मान के चलें कि किसी चीज का कोई तोड़ नहीं होता है, वो अल्टीमेट है। ईरान ने पहले एक पूरी अपना जो अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई, डिफेंस डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन थी अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड बंकर्स की। नॉट ओनली बंकर्स, 80-80 मीटर नीचे उन्होंने पूरा सिटीज बनाया। एक तरह से सिटी 50 किलोमीटर लंबा, एक जगह 100 किलोमीटर लंबा। तो ये सिटीज बनाया, उसमें इन्होंने मिसाइल्स, ये वो एमिनिशन, सब कुछ, जो जो भी फौज की जो सामग्री होती है लोगों के रहने के लिए, सब कुछ इस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और उसको सेकेंड में 02 में 2026 वो उसको उन पर अटैक हुआ, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है सर। वो पहले उन्होंने वो B2 बॉम्बर्स भेजा फर्स्ट फेज में, 13,000 पाउंड्स के बम गिराए। ठीक है, वो 60 मीटर्स तक वो पेनिट्रेट किया। उसमें GBU-57 जो है बॉम्ब्स गिराए। उसके बाद उन्होंने सेकेंड फेज में BR लांसर भेजा, ठीक है ना, जो कि मिसाइल बैटरीज को टारगेट किया। और थर्ड फेज में उन्होंने B52 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। वो जितने उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम थे, वेंटिलेशन, सबको बर्बाद कर दिए। अब आप सोचो कि आप 80 मीटर जमीन में बैठे हुए हो, अंदर में, ऊपर में सरफेस पे क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम। पहले ही इनके रेडार आउट कर दिए थे, इनका कम्युनिकेशन आउट कर दिया था, कुछ नहीं इनको मालूम था कि ऊपर क्या हो रहा है। और फिर सडनली आप देखते हो कि ये सब कुछ ध्वस्त होने लगा है। आपके एंट्री और एग्जिट्स जो है वो करे। तो ये इन्होंने पहले इनके उसको टारगेट किया, जो इनके अंडरग्राउंड जो सिटीज मैं कह रहा हूं, जिसको अंडरग्राउंड सिटीज जो इन्होंने बनाए हुए थे, वो पूरा मतलब उसको ध्वस्त किया करीब 80%। जी। अब है क्या साहब कि अब है क्या कि देखिए ये क्या है, हॉर्मुज जो है, इसका क्या इम्प्लीकेशंस है। एक तो आपको बता दूं कि ये जो ब्लॉकेड जो लगाया है अमेरिका ने कई दशकों में, ये अपने तरीके का पहला ब्लॉकेड है। ठीक है। ये इसका परिणाम ये ब्लॉकेड निर्णय करेगा कि आगे जो ईरान की जो इकोनॉमी है उसका शेप क्या होगा। ये पूरा जो एनर्जी मार्केट है सर, ग्लोबल एनर्जी मार्केट, उसको ये री रूट करेगा। ऑलरेडी आपने ट्रंप को सुना होगा ना कि लॉट ऑफ शिप्स आर कमिंग टू अस एंड टू टेक अ वेरी स्वीट ऑयल एंड गैस, ये वाकई में ये सही बात है।
इसने चाइना को एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन में डाल दिया है। ये पूरे अगर ये लंबा चला तो ये अगर ड्रैग किया ये, तो दिस विल बी नॉट ओनली डेंजरस फॉर द रीजन बट एंटायर वर्ल्ड। ठीक है ना। बाकी ईरान पे इसका क्या असर पड़ेगा, बाकी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने चाइना का बात किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका चाइना पर क्या असर पड़ेगा। देखिए क्या है कि ईरान का अभी आया है कि उन्होंने एक अ, अपना जो सैटेलाइट है वो मुहैया करवाया था इसको, ईरान को, चीन ने। ईरान को। जी जी, चीन ने। वो T-01B सैटेलाइट्स, ये एक चाइनीज फर्म है अर्थ आई, उसने इनको बेचा। और इनको उसका ट्रांसफर का तरीका भी बड़ा अजीबो गरीब है। ये पहले नहीं बेचा, जब वो ऑर्बिट में चला गया तो ऑर्बिट में ही इनको ट्रांसफर कर दिया। अब ये बड़ा एक अजीब सा तरीका है भाई। और उसी सैटेलाइट के इमेजरी, ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि उसी सैटेलाइट के इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस सुल्तान एयरबेस, ठीक है, सऊदी अरेबिया में, उसको अटैक किया गया। जॉर्डन में जो एयरबेस है उसको अटैक किया। जो मनामा में, बहरीन के पास जो मनामा है, वहां पर यूएस फिफ्थ फ्लीट को अटैक किया। इसराइल, इराक में जो एदिबिल एयरपोर्ट है उसको अटैक किया गया। ठीक है। अ, अगर ये अगर चाइनीज ये मदद नहीं पहुंचाते सैटेलाइट के को, ये उनको मुहैया करवा के, तो ये इनका कुछ मिसाइल का कोई कैपेबिलिटी नहीं रहता। दे वुड हैव जस्ट बीन लाइक नो ब्लाइंड, रैंडम कहीं इधर से उधर गिरते वो। लेकिन ये जो प्रिसिशन गाइडेंस आप देख रहे हैं, ये पूरा चाइनीज के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो अब सवाल उठता है कि आपने जो सवाल पूछा कि ये अ, चाइना क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है इसमें अभी तक, बड़ा ये अच्छा सवाल था एक्चुअली। देखिए क्या है कि जैसा मैंने कहा कि चाइना 11 से 13% तक अपने ऑयल जो है वो ईरान से सोर्स करता है। मैंने शैडो फ्लीट्स की भी बात की, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना वो ले जाते हैं शैडो फ्लीट से, इट इज अ मैटर ऑफ गेस। ठीक है ना। अ, ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि चाइना केवल ईरान के ऑयल पे नहीं डिपेंड करता है, अ, पूरे गल्फ रीजन पे डिपेंड करता है। 50% उसका जो इंपोर्ट्स जो है वो गल्फ से आता है, वो 20% रशिया से भी लेता है। ठीक है ना। अब क्या है कि वो 11 से 13%, वो बहुत बड़ी मात्रा है सर। अगर दुनिया में 11 से 13% के डिमांड में डेफिसिट हो जाए तो पूरे मार्केट को उथल पुथल कर देती है। ठीक है। और वो भी तो रियायती इसलिए ये रियायती दरों रियायती पर। हाँ, ठीक है। अब इसका क्या है कि अगर आपके पास तेल नहीं आ रही है, तो अगर तेल नहीं आ रही है तो आपका, जब एनर्जी में कमी आ जाएगी तो आपका मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ जाएगा, प्रोडक्शन में कमी आ जाएगा, प्रोडक्शन में कमी आएगा तो जॉब्स में कमी आ जाएगी। ऑलरेडी जो है टैक्सी ड्राइवर्स जो है वो वो जो है चाइना में वो हड़ताल पे हैं, इसको फ्यूल शॉर्टेजेस को लेके। तो इसलिए चाइना के लिए जो स्टेक्स जो है ये बहुत हाई है। ठीक है ना। तो अगर दुनिया में अगर देखें आप, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को असर हो रहा है इस समय, तो वो है चाइना को। कोई उसके पास विकल्प नहीं।
यूरोपीय देश तो कहीं से ले लेंगे, वो तो ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ेगा अमेरिका से लेने के, बट अटलांटिक के थ्रू तो वो ले सकते हैं। चाइनीज कहां से लेंगे? और मान लीजिए, एक मैं बात कहता हूं कि अगर चाइनीज फिर कंपेल्ड हो जाते हैं अमेरिका से लेके, देन यू विल हैव टू पे इन डॉलर्स। तो जिस डॉलर को आप ध्वस्त करने चले थे, फिर तो आपको उसी पर निर्भर करना पड़ेगा। दूसरा आप ये देखिए कि अ, ईरान का क्या है सर। अ, ईरान की मजबूरी सुनिए और किस कगार पे वो खड़ा है अभी, ये देख लीजिए। ईरान के पास 50 टू 60 मिलियन बैरल्स का स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें से 60% वो जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको वो एक्सपेंड कर चुका है, वो खर्च कर चुका है, ठीक है। उसके पास अभी केवल 20 मिलियन बैरल्स बचा हुआ है। अब है क्या कि उनका जो क्रूड ऑयल का जो जो प्रोडक्शन है वो है 1.5 मिलियन बैरल्स एवरी डे। तो आप जो ऑयल का आउटलेट नहीं है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब स्टोरेज कैपेसिटी तो एक दो हफ्ते में ऐसे भी भर जाएगी पूरी आपकी। अब आप लोग कहेंगे कि भैया तो फिर बंद कर दो, प्रोडक्शन बंद कर दो। सर, इसका बड़ा इंप्लीकेशंस होता है प्रोडक्शन बंद करने का। क्या होता है कि अगर आपने एक ऑयल वेल को अगर शट किया, तो वो कम से कम 10% अपनी एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी खो देता है, 5 to 10%। अब ये तो हमेशा के लिए हो गया ना, तो इसका इसका क्यूमुलेटिव आप इम्पैक्ट देखिए, ठीक है। तो इसलिए ये ईरान के लिए भी एक तरह का टिकिंग बॉम्ब है ये, ठीक है सर। अब हमारे लिए क्या है, देखिए आपको एशिया को भी ये सबसे ज्यादा अगर असर ये करता है, तो वो एशिया को करता है। 70% जो गल्फ से ऑयल आता है वो एशियन कंट्रीज को आता है। उस एशियन कंट्रीज में इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम, ये सारे के सारे ये कंट्री इसमें शामिल है। तो आप राइट। बताइए कि जी, तो सबसे ज्यादा स्टेक्स तो हमारा है। और फिर मैंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज तो ले लेंगे, हम कैसे लेंगे अमेरिका से? वो कितना हमारे लिए वो, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट हैज गॉट एडेड कॉस्ट, ठीक है सर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए एशियन कंट्रीज में, क्योंकि सप्लायर भी एशियन कंट्री है और जो कंज्यूमर है वो भी एशियन कंट्री है। तो कोई एक तरह का मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। और ईरान तो ब्रिक्स का सदस्य है, अभी 2 साल पहले उसको ब्रिक्स में शामिल किया गया था। तो ब्रिक्स के उसमें मेंबर होने के नाते उसको ये हम जो ये बाकी पार्टीज जो है, जो उसके मेन मतलब कंज्यूमर्स हैं, उसमें उनको शामिल करने चाहिए था। तो ये एक तरह का ये मैकेनिज्म में, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि ये एक मैकेनिज्म ये होना चाहिए। अब ये है कि होर्मुज को लेके अब मैं अपने असली उसमें आता हूं मुद्दे पे, कि मैंने एक टीवी चैनल पे बोला, एक पॉडकास्ट में भी बोला कहीं पे, कि अगर होर्मुज में अगर उसको कोई शट करने की कोशिश करता है होर्मुज को, तो इंडिया को अपना जो भी उसके पास मीन्स अवेलेबल है, ऑब्वियसली नेवी इज द मीन, उसके द्वारा उसको फोर्स ओपन करना चाहिए। पहली बात कि होर्मुज ये सबकी प्रॉपर्टी है,
ग्लोबल प्रॉपर्टी। ये जो सिंगापुर के पीएम एफएम है विवेन बालाकृष्णन, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि आपने वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बात किया? कहता मैं क्यों बात करूं। कहता ये क्या, हम बोलता हम तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर बैठे हुए हैं, जहां से 40% दुनिया का जो है ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में ट्रेड होता है। उनका है 21 माइल्स वाइड है, हमारा तो केवल 2 नॉटिकल माइल है एट द नैरोस्ट पॉइंट मलक्का स्ट्रेट। लेकिन हम तो ऐसी बातें नहीं करते, इस तरह का हम बर्ताव नहीं करते दुनिया के साथ। कहते हैं कि अगर इस तरह का इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो चोक पॉइंट्स को लेके, तो आप समझिए दुनिया कहां से कहां जाएगी। और यही नहीं, ये तो चलो आपके बगल से गुजरती है, ये यू बॉर्डर विथ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप रेड सी पर क्यों तबाही कर रहे हैं भाई, जो पिछली बार तबाही किया? तो आप तो एक सारी दुनिया के खिलाफ मैरीटाइम टेररिज्म कर रहे हैं ना। और लेकिन इसी सिंह इस साहब, आपने जो बात कही है ना कि जी इंडिया को सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए हॉर्मुज खोलने के लिए, ये तो सीधे सीधे ईरान से आप दुश्मनी ले गए। नहीं, ईरान से हमको दुश्मनी नहीं है। ईरान के हम बॉर्डर पे हम नहीं अटैक कर रहे हैं। हमारा हम जो गल्फ से अपना एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, उसको ईरान कैसे रोक सकता है? जब किसी चीज का औचित्य नहीं है तो आप चाइनीज शिप्स को प्रायोरिटी दे रहे हो। और हमारे यहाँ भी क्या, अब यहाँ पे नहीं, हमारे 2-3 जहाज छोड़ दिए। अरे उसके क्या, उसके डैश का है वो, कि वो जो मर्जी जिसको छोड़े जिसको ये करे। जो वाटर्स आपका नहीं है, ट्रांजिट राइट्स कोई फेवर नहीं है, ये राइट्स है आपके, ट्रांजिट राइट्स। तो अगर आपसे इतनी मोहब्बत होती तो वो कह देता ना कि नहीं, जितने शिप्स आएंगे इंडिया के मैं वो सारे मैं भेज दूंगा यहाँ पे। मैं एक बात कह रहा हूं, ये तो एक साइन ऑफ, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेलिजरेंस। भाई आप क्या कहें, आप हॉर्मुज पे बैठ गए, हम अपना हमारे देश में लोग भूखे मर जाए? आप एक बात बताइए, मेरा अपना मानना था कि इंडियन इंडियन नेवी का रोल क्या है। इंडियन नेवी का प्राइमरी रोल है टू सिक्योर द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मैरीटाइम इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनका प्राइमरी रोल है कि ऐसे अगर चोक पॉइंट्स कोई क्लोज करने की कोशिश की, उसको उस कोशिश को नाकामयाब करना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब एशिया का 70%, आप 70% ऑफ ऑयल फ्रॉम हॉर्मुज इज कमिंग, गल्फ की ऑयल जो है वो एशिया में आ रही है, एशियन कंट्रीज को। और हम राइजिंग एशिया की बात कर रहे हैं। ये राइजिंग एशिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो अरेंजमेंट जो है, अगर इस पर कोई आंच आ जाती है, तो क्या एशिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि आपके लिए हेवी लिफ्टिंग करने के लिए अमेरिका आएगा? 70% ऑयल आपके पास जा रहा है, उसके पास नहीं जा रहा है। उसके तो उसके तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं गल्फ जीसीसी कंट्रीज में, और जो बाकी उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे उसके लिए वहां पे। बट जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, यूएसए इज नॉट कंज्यूमर ऑफ गल्फ ऑयल। तो कंज्यूम आप करते हो और हेवी लिफ्टिंग आपके लिए वो करेगा। इंडिया क्यों नहीं कर रहा है फिर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंडिया नहीं कर रहा है। इंडिया बहुत कुछ करता है जो कि पब्लिक डोमेन में आना भी नहीं चाहिए अभी। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर रहा है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं लोगों के सोच सोच पे मैं दाद देता हूं कि भाई आप इंडिया ने तो बहुत इतने मुश्किल वक्त में, अगर पूरी दुनिया का आप मुआयना करें तो सबसे अच्छे तो हमने ही हैंडल किया है ये पूरे सिचुएशन को। मान लीजिए चौधरी साहब, अगर ये रशियन ऑयल भी नहीं हमारे पास होता तो
अभी लॉट ऑफ ऑयल इज कमिंग फ्रॉम रशिया. आई थिंक 19 मिलियन बैरल्स वो आ रहे हैं, दुगना फरवरी के मुताबिक मार्च में आया. अगर मान लीजिए वो शॉर्टफॉल अगर वो नहीं होता तो मीट नहीं करता तो रशिया, तब क्या होता? उसने तो काफी शिप्स भारत की तरफ मोड़ दिए थे. अरे 3 शिप्स थे सर, 3 शिप्स. वो भी 3 शिप्स आए थे वहां पे. वो इतना बड़ा, अभी वहां पर होर्मुज में इतने सारे शिप्स वहां पर जंबल डप है. और हमारा शिप जा रहा है मान लीजिए यूएई, हमारा शिप जा रहा है मान लीजिए कतर, ये गैस लेने. अरे भाई उसको क्यों रुकेगा भाई? वो तुम दादा बैठे हुए हो, मैरीटाइम टेररिज्म कर रहे हो. हुतीस की तरह पायरेट बन गए, सॉरी ये सोमालियंस की तरह पायरेट बन गए हो. तो ये बात देखिए होर्मुज को लेके, ये इस पर एक एशियन कन्वर्सेशन होना चाहिए था. और उस कन्वर्सेशन, अब क्या फोरम होगा मैं नहीं जानता हूँ. ब्रिक्स एक फोरम है, ठीक है. उसका इसका सदस्य चाइना भी है, इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है. ये सब गल्फ से ये लेते हैं. इसीलिए अमेरिकन ने अभी एक वो एग्रीमेंट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट एक बनाया है इसके साथ, डिफेंस एग्रीमेंट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है इंडोनेशिया के साथ, इसी को लेके, ये चोक चोक पॉइंट्स को लेके. तो ये सर, ये अगर आज सबसे ज्यादा अगर कोई कष्टदायक सिचुएशन में है तो वो चाइना है. ईरान तो है ही. ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं. द स्टेट हैज कोलैप्स्ड, द रेजिम हैज कोलैप्स्ड. और इसीलिए, क्योंकि ये रेजिम कोलैप्स कर चुका है, इसीलिए आसिम मुनीर वहां पे गया है कि वहां जाके देखे तो हु इज इन चार्ज ऑफ थिंग्स. और आपको बताया कि जो तेहरान में जो अभी घटनाएं घटी हैं, अभी हो रहा है, और प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे. तो मामला खत्म है. और इतना मैं भी बता दूं कि ये सीज फायर, मैंने कहा, सिर्फ एक पॉज है एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न. ठीक है, उसने जो तैयारी जो पूरी करनी थी वो कर रहा है. कुछ चीजें रास्ते में है, उनको वो टाइम मिल जाएगा. और अगर इस पोस्चरिंग से, अमेरिकन पोस्चरिंग और ये जो मूव है ब्लॉकेड का, अगर इससे वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ईरान की बर्बादी लिखी हुई है इससे. बहुत बहुत धन्यवाद RS सिंह साहब, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.